पार्ट पहन के इंटरव्यू दीजिए। दरभंगा में इस वक्त मौजूद हैं और दरभंगा में हमारे साथ दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल सिंह जुड़ रहे हैं। इनसे जानेंगे। अभी बता दें कि 1 घंटा पहले ही लगभग 7 बजे पूरे दरभंगा में मतदान की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है। ऐसे में दरभंगा के डीएम कौशल कुमार, एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अभी भी 20-25 लोग लाइन में लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं 7 साढ़े 7 बजे तक जितने भी प्रक्रिया था वो सब पूरा हो चुका है। डॉक्टर अनिल सिंह जुड़े हुए हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे ये जानना चाहते हैं कि पूरे बिहार की स्थिति, खासकर ये पूरे देश में कवर करते हैं कहीं ना कहीं, तो पूरे बिहार की स्थिति इस बार क्या होगी? जो जनता मालिक हैं उनका मूड किधर है? एनडीए की तरफ है, महागठबंधन की तरफ है? हमने ये देखा कि डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, जिनका बहुत ज्यादा विरोध था, फिर भी लोग बता रहे थे कि हमें भाजपा को देना है, हमें एनडीए को वोट देना है। ऐसे कंडीशन में किस तरह वोटर गया है या 121 सीट का जो आज वोटिंग था उसमें क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपका स्वागत है दरभंगा के इस धरती पर, और क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं उसमें बेसिक बात यह है कि बीजेपी का जो कैडर वोट है वो 40-42% के आसपास है और ये बहुत बड़ा एक चंक होता है। और ये इस चंक से जो लोग हैं वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम कुछ भी होगा बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन ये मत भूलिए कि इसके अलावा जो 60% वोट है या 58% वोट है वो उससे भी बड़ा चंक है। मसला यहाँ पे कंसोलिडेशन का है कि उन वोटों का एकीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर एकीकरण हुआ है तो एनडीए डिसलॉज होगी, एकीकरण नहीं हुआ है तो इसका फायदा उठा के एनडीए दोबारा सत्ता में आएगी। अब ये डिपेंड करता है कि डिस्ट्रिक्ट में कैसे कैंडिडेट हैं, वहां पे लोकल मुद्दे क्या हैं और किस तरीके से कैंडिडेट का चयन किया गया है, इस पे काफी कुछ चल रहा है। मसलन आपके दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का लीजिए। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। 10 में से मैक्सिमम नंबर पिछली बार एनडीए के पास में था, लेकिन चूंकि 20 साल से एनडीए यहां सत्ता में काबिज है तो ऐसा लग रहा है कि सत्ता के खिलाफ लोगों के अंदर गुब्बार भरा हुआ है। जिस तरीके से स्थानीय कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 80%, 82% लोगों का टर्नओवर हुआ है, इससे लग रहा है कि लोग भर भर के वोट देना चाहते हैं। और सुनने में ये भी आया है कि दूसरे प्रांतों से जो प्रवासी मजदूर हैं वो आए हैं और अपने वोट का इस्तेमाल किया है, चाहे वो डर के मारे क्यों ना किए हों, लेकिन वोट का इस्तेमाल किए हैं। और ये कतई मानने को मैं तैयार नहीं हूं कि जो प्रवासी वोटर्स हैं वो वोटर एनडीए के लिए आए हैं, वो वोटर यहां बदलाव के लिए आए हैं। तो इस बार आपके पर्टिकुलर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा लग रहा है कि एनडीए का वर्चस्व हिलता हुआ नजर आ रहा है। कहने के लिए आप जो बात कह रहे हैं कि एनडीए के समर्थन में लोग हैं, जरूर होंगे, क्योंकि उनकी संख्या 40 और 42 के आसपास है। डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार महिलाओं की संख्या जो कतार में ज्यादा दिखी है और बड़े स्तर पर सभी बूथों पर दिखी है, तो इसका क्या मतलब, इसका मायने क्या निकलेगा? देखिए, महिलाओं का जो ट्रेडिशनल वोट है वो शुरू से नीतीश कुमार जी के फेवर में रहा है। नीतीश कुमार महिलाओं के पसंदीदा हीरो हैं बिहार के, और ये इसके 3-4 कारण हैं। आप इतिहास में देखिए तो महिलाओं को उन्होंने साइकिल दिया, बच्चों को पंख लग गया, उसे स्कूल जाने में आसानी हो गई। इसके बाद इस बार भी जो जीविका दीदियों को पैसा गया है वो केंद्र के खजाने का पैसा नहीं है, वो 10,000 रुपया नीतीश कुमार के खजाने का है। तो महिलाओं के जो रियल हीरो हैं वो नीतीश कुमार हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो महिला वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। नीतीश बाबू को जरूर वोट देगी, और जहां महिलाओं का वोट एक्सेस होगा वहां जेडीयू का कैंडिडेट जीतेगा, और जहां पे वोट का मार्जिन कम होगा वहां पर जेडीयू हारेगा। क्योंकि सिर्फ एक कम्युनिटी के, एक क्लास के वोट से कोई कैंडिडेट नहीं जीतता है। कैंडिडेट जीतने के लिए उसको सामूहिक तौर पे कलेक्टिव वोट्स मिलने चाहिए, फ्लोटिंग वोट आएगा तब जाके उसके जीतने का परसेंटेज ऊपर बढ़ेगा। तो महिलाओं का जो मूल समर्थन है वो नीतीश बाबू के साथ है, लेकिन उन्हीं महिलाओं से अगर बात की जाए तो महिलाएं बीजेपी के सामने आने को चुप हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, लगभग 10,000 लोगों से हमने मुलाकात किया है इस 20-25 दिन में। जैसे ही आचार संहिता लगा तो एक रास्ता खुल गया कि जगह जगह जाकर पूछना कि इस कैंडिडेट का क्या स्थिति है। तो
महिलाओं के मुंह से या फिर जो लोग थे उनका एक ही कहना था कि हमें जो अनाज देता है, हमें जो खाना देता है, मतलब वो अपने भाषा में बता रहे थे कि हमरा जे खाना दैया तकरे हम वोट देवे, हमरा जे अनाज दैया तकरे हम वोट देवे। 10,000 रुपये वाला बात जो था वो निकल रहा था, ऐसा नहीं था, पुरुष भी निकाल रहे थे। और किसी का पढ़ाया हुआ या फिर किसी का वो जो सेटिंग किया हुआ ऐसी कोई बात कहीं पे नहीं थी। तो लोग अपने मन का जो बात है वो बता रहे थे कि हमरा जे अनाज दैया तकरे हम वोट देवे। ये बात बिल्कुल सत्य है कि सरकारी योजनाओं का जो फायदा जिनको हुआ है, जो लाभान्वित हुए हैं, वो स्टेटस को जो अभी सरकार है उसको लाने में मदद करेंगे। लेकिन आप जहां बैठे हैं, जिस राज्य में बैठे हैं, उस राज्य में सब कुछ एक तरफ और जाति पाति एक तरफ। डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे हैं कि इतना कुछ है, मान के चलिए कि सब कुछ दिया है सरकार ने, चाहे जो भी है, तो जिस तरह से महागठबंधन या तेजस्वी यादव 2020 के चुनाव में हमें दिख रहे थे जिस तरह से, और जी मतलब वो जो उनका तैयारी था, चुनाव प्रचार था, बहुत कुछ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा 2025 में जो है उनका, मुझे ऐसा लग रहा है कि कम दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए 2020 का जो कैंपेन है और 2025 का जो कैंपेन में, दोनों में फर्क है। 2025 में तेजस्वी यादव का वोट है वो ज्यादा कंसोलिडेट हुआ है। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक क्रिएट किया है, जो उनके कार्यकर्ता थे उनको जगाया है वोट अधिकार रैली के माध्यम से। मैं पटना में उस समय था जब राहुल गांधी का वोट रैली चल रहा था। वो बिना पैसे के, बिना दारू के, बिना खाने पीने के लोग आए थे और हजारों हजार, लाखों लाख की संख्या में लोग थे। पैरों में जूते नहीं थे, शरीर पर कपड़े नहीं थे, लेकिन एक ही नारा लग रहा था कि वोट चोर गद्दी छोड़। ऐसा लग रहा है कि मतलब नेपाल यहाँ पे शुरू हो गया है। तो इसका मतलब ये था कि इन लोगों ने अपने वोट को जागरूक कर दिया है। और आप ये देखिए बिहार में माइनॉरिटीज, बिहार में यादव और बिहार में मल्लाह, ये तीन बड़ी कम्युनिटियां एक साथ जुट गई हैं और इनका वोट का जो कॉम्बिनेशन है वो 40 से ऊपर है, 45% के आसपास आ रहा है। 45% चंक को हराना ये बहुत बड़ा टेढ़ी खीर है। एक चीज जानना चाह रहे थे डॉक्टर साहब कि पूरे बिहार की बात करें तो क्या लग रहा है कि सीट सभी पार्टियों में किसको क्या आ रहा है? देखिए जिस तरीके से, अभी तो सर्वे को रिवील किया नहीं जा सकता है, लेकिन अंदरूनी जो बातचीत हुई है उस बातचीत में ये उभर कर आ रहा है कि आज बड़ी जो बड़ी तीनों प्रिंसिपल पार्टियां हैं वो अच्छे खासे नंबर के साथ आ रही हैं। लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे हम हो, चाहे कुशवाहा जी की पार्टी हो, चाहे वीआईपी हो, इन सब का सत्यानाश हो रहा है, तय हो रहा है। ये अपनी इज्जत को ही बचाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, जो छोटी पार्टियां हैं वो मोरलेस इस बार उनका वही हाल होगा जो उत्तर प्रदेश में बहन जी का हुआ था। तो लोजपा चिराग पासवान के बारे में बात कर रहे हैं आप? जी, मतलब आपने बहुत चिराग पासवान की सबसे बदतर स्थिति हो रही है। चिराग पासवान 1 से 2 सीट जीत जाए उनके लिए गनीमत होगी। क्या बात कर रहे हैं? जो मतलब इतना 29 सीटों का दावा कर रहे थे उनकी स्थिति ऐसे हो जाएगी? सारी पार्टियां जिनका मैंने नाम लिया उनका अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है आज के तारीख में। ये जो 3 प्रिंसिपल पार्टियां हैं ये अपने वोट बैंक को इन्होंने जगाया है, इन्होंने इंटैक्ट रखा है। जैसे आपको मैं समझा देता हूं, आरजेडी के पास माइनॉरिटी है, यादव है, मल्लाह है, ये कहीं नहीं जा रहा है, किसी को वोट नहीं दे रहा है। जेडीयू के पास आपने देखा कि महिला भर भर के वोट दे रही है, प्लस उनका जो कुर्मी है, कुशवाहा है, महादलित है, ये नीतीश बाबू का पेट वोट बैंक है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पूरा सवर्ण इनके साथ है, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, कायस्थ हो, सब लोग इनके साथ हैं। इसके अलावा एक जो लार्जर कम्युनिटी है वैश्य बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, जो वोट कॉम्बिनेशन इनका 37-38% बनता है वो इनके साथ है। तो ये लोग तो सीट को निकालने में, अपने स्थान को बचाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन जो परजीवी लोग हैं जिनका आप नाम ले रहे थे, पासवान जी हो गए या मांझी जी हो गए या कुशवाहा जी हो गए, इनका जनता ने इस बार बुरा हाल करना है, क्योंकि जान गए ही जनता कि ये वो लोग हैं जो सीट बेचते हैं, जनता के साथ गद्दारी करते हैं, जनता के साथ वफादार नहीं रह रहे हैं, इसलिए इनको लाने से क्या फायदा है। तो इनका जो हश्र वही होगा जो बहन जी का उत्तर प्रदेश में हुआ था। एक अंतिम सवाल आपसे है कि जो मुस्लिम वोटर हैं, मुस्लिम वोटर जिन्होंने अंदर ही अंदर भाजपा को भी वोट दिया है, एनडीए को भी वोट दिया है, मेरा ये मानना है, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए मुस्लिम कभी भी भाजपा को वोट नहीं देगा, ये मिथ्या है।
मुस्लिम में जो एक कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी नीतीश बाबू को वोट देती है, शायद पसमंदा कहते हैं उसको। वो मुसलमानों का कम्युनिटी जो एनडीए को वोट करता है, वो नीतीश बाबू को करता क्या है। जिनके खाते में 10,000 गया वो भी नहीं करेंगे? नहीं, वो इतने रिजिड लोग हैं, इतने कठोर लोग हैं कि वो अपने धर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। वो वोट देंगे तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, वहीं उनको वोट देंगे। लेकिन इसमें जो एक कम्युनिटी का मैंने जो नाम लिया, वो कम्युनिटी नीतीश बाबू का कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूंसी है। वो लोग नीतीश बाबू को वोट देते हैं, लेकिन बीजेपी को नहीं देते हैं। ये हार्ड फैक्ट है। तो आपने एक शुरुआत में दावा किया कि आपके दरभंगा शहर की बात करें, दरभंगा की बात करें, आपको क्या लग रहा है कि जो लोग लंबे समय से काबिज हैं सत्ता पर, या जो लोग विधायक बने लंबे, उनका भी मतलब डगमगा रहा है? देखिए, जिस तरीके से दरभंगा में, जैसे कि आरजेडी के ललित यादव हैं 25 साल से, वहां संजय झा दिन रात खुद उन्होंने काम किया, ऐसा कयास लगा जा रहा है कि ईश्वर मंडल को सभी जात वर्ग का वोट मिल चुका, ऐसा लग रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो लोग लगातार यहाँ विधायक बने हुए हैं, ठीक है, अब इस बार जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर का टर्न बढ़ा है, टर्नओवर बढ़ने का मतलब यह है कि वो लोग सत्ता के समर्थन में नहीं आ रहे हैं, या तो सत्ता के खिलाफ जा रहे हैं, या एक जो नई पार्टी खड़ी हुई है उसके वोटर के रूप में लोग आ रहे हैं। लेकिन ये कतई नहीं माना जा सकता है जो 80% 82% का यहाँ के लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों का आगमन हुआ है, वो सत्ता को स्थिरीकरण के लिए आया है। वो सत्ता के लिए नहीं आया है, वो सत्ता के खिलाफ मतदान के लिए लोग जुट रहे हैं। जन स्वराज को कहाँ देखते हैं इस चुनाव में? देखिए, जन स्वराज हर जगह, सिर्फ जो दुखी आत्मा हैं लोकतंत्र से, यानी पॉलिटिकल पार्टी से, वो सारे लोग जनतंत्र को, जन स्वराज को वोट देंगे। क्योंकि इस देश में और खासकर बिहार में 10-10 हजार वोट नोटा को पड़ता है। किसी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 18-18 हजार वोट नोटा को आता है। तो वो उस तरह के जो वोट हैं, जो वोटर्स हैं, वो जन स्वराज को देंगे। जन स्वराज ज्यादा से ज्यादा 4-5% वोट लाने में कामयाब होगा, लेकिन कोई सीटें बिहार में मिलती नजर मुझे नहीं आ रही है। आरजेडी ने एआईएमएम को तो खत्म कर दिया, ऐसा लग रहा है। देखिए, आरजेडी ने खत्म किया है, यहाँ की जो जनता है बिहार की, क्योंकि जब देखिए तेजस्वी यादव के आगे पीछे बहुत कर रहे थे, वो लोग सीट तक नहीं दी, उन्होंने गठबंधन में शामिल भी नहीं किया, तो उसको लेकर जनता ये समझ चुकी है कि ये लोग बार्गेनर हैं, ये वोट कटुए लोग हैं। तो वोट कटुए को हम क्यों दें, जबकि बड़ा कम्युनिटी यहाँ पे है ही है। सच है या झूठ है, ये डिस्कशन का मुद्दा है कि आरजेडी सही में मुस्लिमों का संरक्षक है कि नहीं है। इसमें बहुत बड़े विवाद हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है, लेकिन एक परसेप्शन तो बना हुआ है कि ये लोग उनके साथ हैं, वो उनके साथ हैं। तो जब सही मायने में एक व्यक्ति उनके साथ है, तो नकली को क्यों जाएंगे, क्यों ओवैसी को लोग इंटरटेन करेंगे। इसलिए इस बार बिहार की जनता ने ओवैसी को नकार दिया है। ओवैसी नहीं, जो इस तरह के वोट कटुए प्रवृत्ति के लोग हैं, उन सब का वही हाल होगा जो उत्तर प्रदेश में बहन जी का हुआ है। तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इस बार नहीं बनेंगे? देखिए, ये बात तो मैं अपनी आत्मा की आवाज से कह रहा हूं, सिर्फ नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे वो इधर बने या उधर बने। मुझे ऐसा लग रहा है कि संजय झा चुनाव के मतदान के बाद जब रिजल्ट आएगा तो किसी बड़े भूमिका में नजर आ सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये उनके अंदरूनी पार्टी का मसला है, वहां अंदर क्या बातें हो रही हैं। लेकिन ये मैं मान रहा हूं कि बिहार का जो सुरक्षित भविष्य है वो नीतीश बाबू के साथ है, क्योंकि ये एक ऐसा नेता है जिसके शरीर पे आज तक कोई दाग नहीं लगा। 20-25 साल से मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद भी बेदाग इंसान है ये। अपने लिए, अपने बेटे के लिए, अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए इसने कुछ नहीं किया है। जो भी इसने किया है वो बिहार के लिए किया है। अगर इसके पार्टी में कोई भ्रष्टाचार किया है तो इसके दूसरे लोग हैं, चाहे बीए चौधरी वगैरह हैं, जिस तरह के जो लोग लिप्त पाए गए हैं वो किए हैं। लेकिन नीतीश बाबू के दाग, चेहरे पर कोई दाग नहीं है, इसलिए बिहार का जो भविष्य इनके साथ सुरक्षित है। अभी वो एनडीए के साथ हो या एनडीए के बाहर हो, ये आने वाला समय तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। पूरा परिचय लोग जानना चाहेंगे आपका। मैं अनिल सिंह हूँ, स्टार व्यूज का एडिटर हूँ मैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म है जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, उसका मैं यहाँ पे प्रतिनिधि हूँ। दिल्ली में हमारा इंडिया का ऑफिस है। ये एक छोटा सा परिचय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर अनिल सिंह, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। दरभंगा इनका आगमन हुआ है, तो
इनके जो मन की बात थी, इन्होंने जो गहन किया है बिहार को लेकर, इन्होंने बताया है। देखते रहिए जगजीत के साथ।